जय हिंद प्यारे बच्चे, राकेश के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम का नियम, जो भौतिक विज्ञान भाग 1 का पहले चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हम दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एक कूलाम का नियम पढ़ेंगे, एक परावैद्युतांक क्या होता है, ये सब जो लिखा गया है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे वीडियो में। और उससे पहले बात करेंगे कूलाम कौन है। ठीक है, कूलाम एक फ्रांस का वैज्ञानिक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे। और चूँकि इसके पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं आवेश के बारे में कि आवेश एक बिंदु आवेश है तो वो दो चीज़ें एक चीज़ केवल उत्पन्न कर सकता है। वो कौन सा है? वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। और दूसरा चीज़ हम लोग जाने कि अगर दो बिंदु आवेश है जिनकी प्रकृति अगर एक समान है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। फिर हम लोग ये भी जाने अगर दो बिंदु आवेश है जिनकी प्रकृति अलग अलग है यानी विपरीत है तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये सब प्रयोग उस वैज्ञानिक ने करता रहा और प्रयोग करते हुए कुछ चीज़ें उनको समझ में आया तो उन्होंने अपना एक नियम दिया। ठीक है, अभी प्रयोग क्या क्या किया, नियम हम लोग उसी में देख लेंगे। कूलाम ने भी एक बिंदु आवेश लिया, इस बिंदु आवेश को Q1 नाम दिया। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति है प्लस या माइनस जो भी है। अब इस बिंदु आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, बिंदु आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर एक अलग आवेश लिया। ठीक है, Q2। अभी इसकी प्रकृति कैसा है? वो धन आवेश भी हो सकता है दोनों, या दोनों ऋण आवेश हो सकता है, या दोनों विपरीत आवेश हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ये जो दूरी है इस दूरी को नापा। तो दूरी मान लेते हम लोग क्या है, r है, r मीटर दूरी है जो बिंदु दोनों आवेश है। अब Q आवेश को, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र के बाहर है तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई आवेश आएगा तब उस पर कोई बल कार्य करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब उन्होंने क्या किया, Q आवेश को, हम ये दूरी हटा दे रहे हैं, अभी फिलहाल ये दूरी हटा रहे हैं। ठीक है, दूरी हटा दे रहे हैं, नहीं मिस्टेक होगा। Q2 आवेश को सबसे पहले बिंदु A पर लेकर आए, बिंदु B पर लेकर आए, बिंदु C पर लेकर आए, बिंदु D पर लेकर आए। ठीक है, जब Q2 आवेश को बिंदु A पर लेकर आए तो इस Q2 पर कोई बल नहीं लगा, या Q1 पर भी कोई बल अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, अभी ये Q2 को A पर लाने के बाद फिर B पर लेकर आए, अब भी कोई बल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र के क्या है, B बिंदु बाहर है, इसलिए कोई बल नहीं लगा। ठीक है, जैसे ही Q2 आवेश को बिंदु C पर लेकर आए तो उन्होंने देखा इस पर एक बल लगा। मान लेते हैं ये बिंदु O है और ये मान लो C ही है, O और C के बीच की दूरी R है। ठीक है, Q2 को C बिंदु पर लेकर आए क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र के बॉर्डर पर है C बिंदु, तो यहाँ पर एक बल अनुभव हुआ। अभी Q2 को जैसे D पर लेकर आए तो वो बल थोड़ा ज़्यादा लग गया, मतलब वो बल अनुभव ज़्यादा हुआ। तो उन्होंने अपना कुछ नियम दिया। अभी क्या नियम दिया? वो नियम दिया, पहला नियम, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं या होती है। ठीक है, ये पहला कहानी था।
यानी पहली कहानी से ये हुआ कि ये जो मात्रा Q1 है और ये जो Q2 है, इनके गुणनफल जो बल लग रहा है मान लेते हैं वो प्रतिकर्षण सॉरी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है वो क्या है, F है। ठीक है, अब इनके मात्रा के गुणनफल मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, फिर इसके बाद इसे आप 1 कर लेते हैं, क्योंकि ये पहली कहानी था। क्या कहानी था, पहला प्रयोग था उनका मात्रा आवेश का, छोटा आवेश लिया बड़ा आवेश लिया, छोटा आवेश लिया बड़ा आवेश लिया, बड़ा आवेश लिया छोटा आवेश लिया, या दोनों एक बराबर आवेश लिया, है ना। आवेश की मात्रा जो था ये इस तरह से समझो आप, या तो ये 1 कूलाम था, ये भी 1 कूलाम का आवेश था होगा, या तो ये 10 कूलाम का था, ये 1 कूलाम का था, या तो ये 50 कूलाम का था, ये 100 कूलाम का था। ठीक है, ये मात्रा था। तो उस मात्रा को उन्होंने जब देखा जो बल लग रहा है तो मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था। ठीक है, अब दूसरा प्रयोग इसी में किया, वो दूरी जो अभी हमने स्टार्ट में कहा कि Q2 यहाँ से चला A पर, कोई बल नहीं लगा, A से B पर गया कोई बल नहीं लगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के बाहर था, B से C पर गया एक हल्का सा बल का अनुभव हुआ, C से D गया तो वो बल ज्यादा हो गया। अब ये प्रतिकर्षण बल रहा होगा या आकर्षण, लेकिन एक चीज नोटिस किया कि जैसे ही बिंदु वो मतलब Q1 की तरफ ये Q2 आवेश जा रहा है तो बल का मान बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ही Q2 आवेश C बिंदु से O बिंदु तक जा रहा है यानी दूरी घट रहा है, उसकी तरफ जा रहा है तो बल का मान बढ़ रहा है, यानी दूरी घटने पर बल का मान बढ़ रहा है। तो इसी जगह पर दूसरा नियम उन्होंने दिया, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दूसरा नियम का समीकरण। अगर आप यहीं पर F1 और F2 को मिलाओगे, ठीक है, अब यहीं पर यदि हम लोग समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल हटाना तो एक नियतांक लगा देते हैं, तो ये F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, अब ये K क्या है, K एक नियतांक है, क्या है, जहां K एक अनुक्रमानुपाती, ठीक है, नियतांक है। ये K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, अब इसका जो वैल्यू होता है K इक्वल टू का वैल्यू होता है 9.0 × 10⁻⁹। ठीक है, अब इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मात्रक हम लोग निकाले कहाँ से, जरा ये सूत्र को ध्यान से देखो। आप क्या करोगे, F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2/r² है, अब तिर्यक गुणा कर लो तो F इंटू r² हो जाएगा। अब इनका भाग कर लो तो ये भाग हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बचा के, तो F यानी बल का मात्रक न्यूटन, R का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर। अब Q1 Q2 दोनों कूलाम है तो कूलाम गुणे कूलाम बराबर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा।
तो इस तरह से हमें क्या ये मात्रक मिला। ठीक है, अब आगे की कहानी थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, आप रफ और पेन लेके बैठिए। ले लो पहले। के को हम और कुछ जानते हैं। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, के का वैल्यू भी इसे आप समीकरण ए कर लीजिए, ये भी होता है। अब समीकरण ए में आप मान रख दीजिए, क्या होगा आपका F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब बेटो, अब यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्सिलॉन 0 से पूछता है। क्या पूछता है, ध्यान से देखिए। ये मिटा दें पूरा। 2 नंबर का सवाल, एप्सिलॉन 0 से 2 नंबर का सवाल पूछेगा क्वेश्चन। एप्सिलॉन 0 का मान तथा मात्रक व विमा बताइए। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो एप्सिलॉन 0 के बारे में अब हम लोग चलते हैं इसका मान मात्रक के लिए। चलिए, पहले एप्सिलॉन 0 का मान ध्यान से समझिए। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू का वैल्यू 9.0 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम उसका है ना। ये मात्रक है। तो चले इसको बटा 1 कर लीजिए। अब तिर्यक गुणा करो, 1 पे गुणा इधर होगा और 4 पाई एप्सिलॉन 0 पे गुणा इधर होगा। तो ये इनका इधर गुणा होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे 9.0 गुणे 10 के घाते 9 बराबर, अभी 1 1 का गुणा होगा तो 1 एकम 1 होगा। ठीक, अब यहाँ एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है तो इसको यहीं रोक लीजिए, बाकी इनका भाग कर दीजिए। तो एप्सिलॉन 0 रुक गया, 1 अपान हो जाएगा 4 पाई गुणे 9.0 गुणे 10 के घाते 9। ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 गुणे 3.14 पाई का मान रख दीजिए, 9 गुणे 10 घाते 9। इतना हो गया। आप इसको जब हल करेंगे तो आपका वैल्यू मिलेगा 8.85 10⁻⁻12। अभी मात्रक होगा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपको एप्सिलॉन 0 का वैल्यू मिल गया। ये याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन करने में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका मात्रक। तो मात्रक आपको दिखाई दे रहा है। मात्रक क्या मिला आपको? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हमें मिला। लेकिन वीमा निकालना है तो वीमा के लिए चलते हैं। ये निकालने के लिए चलें। कूलम को वीमा क्या होगा? ठीक है, आप जानते हैं Q बराबर I इंटू टी। तो I का क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, समय का सेकेंड। इसका Q का अगर वीमा लिखेंगे तो एम्पियर को A से और सेकेंड को T से। तो यहाँ पर
कूलाम स्क्वायर का विमा क्या हो जाएगा, ए इंटू टी का होल स्क्वायर बट, ठीक है। अब न्यूटन, कक्षा 11 में आप लोग देखे होंगे बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का क्या होता है, मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है मात्रक। न्यूटन का क्या होता है, चलिए देख लीजिए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का यम और त्वरण का क्या होगा, यल टी माइनस टू। तो ये विमा मिला आपको क्या, यम यल टी माइनस टू, किसका, न्यूटन का। तो यम यल टी माइनस टू। अब मीटर के क्या होगा, एल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यल यहाँ है, यल यहाँ है, ये जुड़ेगा घात तो यल पावर 3 हो जाएगा। टी माइनस टू है, अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यम ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यल ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यम ऊपर गया तो यम पावर -1, ठीक है। यल एक घात है, यहाँ दो घात है, तो यल और एक घात जुड़ेगा तो यल घाते 3, तो लेकिन ये ऊपर घात जाएगा तो यल पावर -3 हो जाएगा। अभी टी -2 है और ये ऊपर जाएगा घात तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी पावर 4। ये ऊपर ये तो ये बीमा हुआ यम -1 एल पावर -3 टी पावर 4 ए पावर 1, ठीक है। तो ये आपका एप्सिलॉन 0 का बीमा हो गया। ओह एक मिनट, मिस्टेक है। अभी देखे, ध्यान दीजिए, टी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर भी होगा ना, तो ये ए स्क्वायर, अब ये सही हुआ ना। दूसरा कहानी हम लोग का परावैद्युतांक का। अभी इस कहानी में थोड़ा सा एक प्रयोग हो, उस प्रयोग के आधार पर हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो प्रयोग करते हैं 2, यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ये प्रथम या प्रयोग 1 है, ठीक है। ये प्रयोग 2, जो बिंदु आवेश हम लोग लिए थे Q1 Q2, इनके बीच की दूरी आ रही है। प्रयोग नंबर 2 में भी वही है कहानी, वही आवेश Q1 Q2, इनके बीच का दूरी भी आ रही है। तो कहोगे फर्क क्या है इसमें, फर्क एक, ये निर्वात में है। निर्वात मतलब Q1 और Q2 के बीच में हवा है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं भरा गया है। लेकिन प्रयोग नंबर 2 में Q1 और Q2 के बीच कुछ पदार्थ भरे गए हैं, यानी ये निर्वात नहीं है। जब ये निर्वात नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। चले प्रयोग नंबर 1 से चलते हैं। जब आवेश Q1 Q2 के बीच निर्वात है, यानी हवा है, तब बल F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो एक चीज़ और सुन लीजिए आप लोग, यहाँ एप्सिलॉन 0 कर रहे हैं, आप एप्सिलॉन 0 कहिए, कहीं कहीं आपको एप्सिलॉन नॉट करते हुए टीचर मिलेंगे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एप्सिलॉन 0 भी कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कर सकते हैं, इस चीज़ को आप भ्रमित मत होइएगा। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। अब ये बताएगा एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, अर्थात अगर एप्सिलॉन 0 है तो वहाँ हवा है, एप्सिलॉन 0 की जगह और कुछ है तो वहाँ हवा नहीं है, कोई पदार्थ उनके बीच रखा गया है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन चलते हैं, क्या, जब आवेश Q1 व Q2 के बीच कोई पदार्थ रखा गया है,
तब एफ कोई पदार्थ रखा गया है तो उसका द्रव्यमान होगा एफ एम इक्वल टू 1/4πε, जीरो नहीं रहेगा। अगर जीरो होता तो निर्वात होता, जीरो नहीं है तो इसका मतलब कोई पदार्थ है, तो इसीलिए कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन जीरो, इसका मतलब एक ही है। ठीक, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इसे इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष की विद्युतशीलता है। जैसे ये निर्वात की विद्युतशीलता है उसी तरह से ये निरपेक्ष की विद्युतशीलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देते हैं, भाग करते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए। जब आप भाग करेंगे तो F बटा एफ एम बराबर F का वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर बटा, अब ये एफ एम का वैल्यू क्या है 1/4πε Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू सब आपस में कटेंगे, ठीक है, सब कटेंगे, सब इधर भी कटेंगे, बचेगा F बटा एफ एम बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, या इसी को आप कह सकते हो कि इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर परिभाषा आता है किसका, परावैद्युतांक, यानी परिभाषा परावैद्युतांक का क्या होगा, क्या एप्सिलॉन क्या था, निरपेक्ष की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन जीरो क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब इसका जो परिभाषा होगा हमारा क्या होगा, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में, ये कौन है, एप्सिलॉन निरपेक्ष की विद्युतशीलता, निरपेक्ष की विद्युतशीलता और नीचे एप्सिलॉन जीरो है तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। सिंपल सा इसका परिभाषा कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में निरपेक्ष की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, अब और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मिस्टेक हुआ था क्या, यहाँ पर जब आवेश Q1 Q2 के बीच कोई पदार्थ रखा जाता है, जब कोई पदार्थ रखा जाता है तो बेटा ये K हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा ना, जब कोई पदार्थ रखा जाता है तो ये 4πε K हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था K। अभी जो वैल्यू आएगा K बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो है ना, बराबर F बटा एफ एम। ठीक, आगे चलते हैं, यही K क्या है, परावैद्युतांक है, K हमारा परावैद्युतांक है। ठीक, तो अब आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, परावैद्युतांक की बहुत इंपॉर्टेंट है K, मतलब परावैद्युतांक K पर क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 क्या, यदि जो आवेश है निर्वात में, वेरी इंपॉर्टेंट, परावैद्युतांक K का मान पहला, यदि आवेशों के मध्य निर्वात है,
तब k इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अगर ये दोनों आवेश के बीच में कुछ नहीं कर रखा है, केवल हवा है, तो k का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी परावैद्युतांक का मान 1 होगा। दूसरा, यदि आवेशों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ मतलब लकड़ी भी हो सकता है, मोम भी हो सकता है ना, ऐसे कुछ पदार्थ हैं, ठीक है, तब k का वैल्यू क्या होगा, तब k का वैल्यू k का वैल्यू इज ग्रेटर देन टू 1 होगा, यानी k का मान 1 से अधिक होगा। तीसरा पॉइंट, मान लेते हैं ये दोनों आवेश के बीच अनंत हो, आवेशों के बीच अनंत हो, एक मिनट, यदि इन दोनों आवेशों के बीच कोई धातु चालक रखा हो, ठीक है, यदि आवेशों के मध्य धातु चालक हो, धातु चालक मतलब चांदी हो सकता है, सोना हो सकता है, कापर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, लोहा हो सकता है, तब के इनफाइनेट टू 1 होगा। ठीक है, यानी जो के का वैल्यू होगा वो अनंत होगा। तब एक मिनट डालते हैं, के इक्वल टू इनफाइनेट, के का वैल्यू अनंत होगा। ठीक है,